गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी लेखांकन समीकरण की चौथी क्लास है और आज हम इस क्लास में आप देखेंगे कि पहले तो जो आपको होमवर्क दिया था वो और थोड़ी सी आप डिटेल भी देख लेंगे, है ना। एक पॉइंट आपका थ्योरी से संबंधित होगा, हम उसको भी देखेंगे। चलते हैं अपन, सबसे पहले देखते हैं एक थ्योरी का पॉइंट, फिर देखते हैं आगे के आपके होमवर्क और क्वेश्चन। तो ये देखेंगे आज हम थ्योरी में क्या देखेंगे, दायित्व के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर अपन लिख देते हैं दायित्व। क्या है दायित्व? तो हमने आपके लिए दायित्व के बारे में क्या बताया था, वो समस्त ऋण कोष जो हमें अन्य व्यक्तियों को देना है वो दायित्व कहलाते हैं। ठीक, जैसे हमने संपत्ति के बारे में बताया था कि वो कितने प्रकार की हैं, आपकी 2 प्रकार की। ऐसी दायित्व जो हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रकार के होंगे? एक होता आपके गैर चालू दायित्व, गैर चालू दायित्व। इसको अपन स्थायी दायित्व या दीर्घकालीन दायित्व भी कहते हैं। क्या बोलते हैं अपन? स्थायी दायित्व, स्थायी दायित्व या दीर्घकालीन दायित्व। अब स्थायी दायित्व क्या है, तो यहां पर देखेंगे स्थायी दायित्व अपन किसको बोलते हैं? ऐसे दायित्व जिनका भुगतान लंबी समय अवधि में किया जाना है या जिनका भुगतान 1 वर्ष के बाद किया जाएगा, है ना। इनका भुगतान कैसा होता है? भुगतान 1 वर्ष के बाद। एक वर्ष के बाद होगा, वो क्या कहलाते हैं? आपकी गैर चालू दायित्व या स्थायी दायित्व कहलाते हैं। दूसरा होता है आपका चालू दायित्व। हम इसमें एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल जो उदाहरण है इसके स्थायी दायित्व के, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बैंक ऋण। ठीक है, जब हम बैंक से पैसा उधार लेते हैं वो 2-3 सालों के लिए लेते हैं, 2-3 साल में हम पैसा रिटर्न करते हैं, तो वो क्या है? आपका स्थायी दायित्व है। चालू दायित्व क्या कहलाते हैं? ऐसे दायित्व जिनका भुगतान 1 वर्ष के अंतर्गत हमें करना होता है, 1 वर्ष के अंदर भुगतान करना है, वो चालू दायित्व कहलाते हैं। तो यहां पर लिख देंगे अपन भुगतान 1 वर्ष के अंदर करना होगा। भुगतान कैसा होगा? 1 वर्ष के अंतर्गत, 1 वर्ष के अंदर हमें करना होगा, 12 महीने के अंदर पैसा चुकाना होगा। इसके एग्जाम्पल में हम लेंगे, जैसे हमने किसी से उधार माल खरीदा, तो जब हम उधार माल खरीदते हैं तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? लेनदार। तो लेनदार क्या है? आपके चालू दायित्व है, इनका हमें पैसा चुकाना होगा और 1 साल के अंदर ही चुकाना होगा। ठीक, और क्या कहते हैं? आपके लेनदार हो गए। और भी देख सकते हैं अपन, जैसे अपन बोल सकते हैं बैंक अधिविकर्ष। यहां पर एक और हम लिख देते हैं बैंक अधिविकर्ष। बैंक अधिविकर्ष क्या कहलाता है? तो बैंक अधिविकर्ष मतलब होता है बैंक में जमा धन से ज्यादा पैसा निकाल लेना। ठीक है, बैंक में जमा धन से ज्यादा पैसा निकाल लेना। मान लेते हैं आपके पास बैंक में कितने जमा है? 10,000 रुपये जमा है बैंक में, लेकिन आपने बैंक से निकाल कितने लिए? 15,000 रुपये। कितना निकाला? 15,000। तो जो 5,000 एक्स्ट्रा निकाला है आपने, वो कहलाता है अधिविकर्ष। बैंक अधिविकर्ष कितना कहलाएगा? 5,000 रुपये। तो इस 5,000 रुपये को हमें 1 वर्ष के अंदर चुकाना होता है बैंक को, तो ये कहलाते हैं आपके चालू दायित्व। तो चालू दायित्व क्या कहलाते हैं? ऐसे दायित्व जिनका भुगतान 1 वर्ष के अंदर हमें करना होता है, चालू दायित्व कहलाते हैं। अब आता है तीसरा आपका संयोगिक दायित्व। तीसरा लिखते हैं अपने यहां पर
संयोगिक। संयोगिक दायित्व। संयोगिक दायित्व क्या कहलाते हैं? ऐसे दायित्व होते हैं जिनका भुगतान किसी घटना के घटित होने पर होता है। घटना घटित होगी तो हमें करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करना होगा। मतलब जो किसी घटना पर निर्भर करते हैं कि इनका भुगतान होगा कि नहीं। पक्का नहीं होता कि करना ही है या नहीं करना है ना, ये पक्का नहीं होता। 50-50 चांस होते हैं, करना भी पड़ सकता है और नहीं भी करना पड़ सकता है। ये संयोगिक दायित्व कहलाते हैं। तो इनको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि ऐसे दायित्व ऐसे दायित्व जिनका भुगतान किसी घटना के घटित होने पर निर्भर करता है। निर्भर करता है, ठीक है। ये तो एक एग्जाम्पल ऐसा है, आपको नॉर्मल तरीके से बताया। जैसे आप किसी से शर्त लगाते हैं ना कि भाई आज पानी गिरेगा तो हम आपसे 100 रुपये लेंगे, और नहीं गिरेगा तो हम आपको 100 रुपये देंगे। तो जो पानी गिरने वाली वर्षा वाली बात आपने की है, यदि पानी गिर जाता है तो आपको 100 रुपये मिलेंगे, मतलब उसको देना पड़ेगा। और नहीं गिरेगा पानी तो आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। तो ये किस पर निर्भर करता है? घटना पर। घटना क्या है? पानी का गिरना। तो ऐसे व्यापार में भी कुछ ऐसे भुगतान होते हैं जो किसी घटना पर निर्भर करते हैं, वो संयोगिक दायित्व कहलाते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं कि न्यायालय में केस चल रहा है, ठीक है। तो अपन बोल सकते न्यायालय में चल रहे विवाद। ठीक है, न्यायालय में चल रहे विवाद। विवाद मतलब केस चल रहे हैं। भाई आपने किसी को खराब सामान बेच दिया, उसने आपके ऊपर केस कर दिया। यदि वो जीत जाता है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, और नहीं जीतता है तो नहीं देना पड़ेगा। ऐसी प्रदत्त गारंटी। प्रदत्त गारंटी मतलब जब आपने मान लेते हैं कोई भी चीज खरीदते हैं, ठीक है, आपने कोई चीज खरीदी, अब उस चीज पर गारंटी मिलती है, 1 साल 2 साल की गारंटी मिलती है। जैसे आपने मान लेते हैं एसी खरीदा, अब एसी पे 3 साल की गारंटी दी गई है। अब वो 3 साल में कभी भी खराब होता है तो आपको नया देना पड़ेगा या सुधार के देना पड़ेगा, उतना खर्चा लगेगा। तो उन पर जो गारंटी दी गई है वस्तुओं पर, वो संयोगिक दायित्व कहलाते हैं। मतलब हमें पैसा कब देना पड़ेगा? जब वो चीज खराब होगी। तो ये कहलाते हैं आपके संयोगिक दायित्व कहलाते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये तीनों दायित्व आपको समझ में आए होंगे। इन सबको बहुत अच्छे से आपको थ्योरी में आपके फेयर रजिस्टर में लिखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आज का। एक क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क दिया था, आप लोगों ने किया है, अच्छा है क्वेश्चन, लेकिन इस जगह पर इन 2 पॉइंटों में आप लोगों ने मिस्टेक की है। ज्यादातर इस पॉइंट में मिस्टेक की है, थर्ड वाले पॉइंट में आपकी मिस्टेक है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या आपने मिस्टेक की है, आप चेक करेंगे। हमने वैसे आपको सर्किल लगा के भेजे हुए हैं कि आपकी यहाँ पर गलती है। तो नरेशन में भी मतलब विवरण में भी गलती की है और उसके ट्रीटमेंट में भी गलती की है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसका अपन फॉर्मेट बना लेते हैं ऐसा। जगह थोड़ी सी कम है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं छोटी भी राइटिंग हो सकती है लिखने में।
हेडिंग डालेंगे लेखांकन समीकरण। ठीक है, लेखांकन समीकरण क्या होता है? संपत्तियां बराबर पूंजी प्लस दायित्व, ये होता है। ठीक है, पूंजी प्लस दायित्व लेखांकन समीकरण। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, संपत्तियां लिख लेते हैं कौन कौन सी हैं। उसके पहले हमें क्या करना पड़ता है, सवाल पढ़ के संपत्तियों को निकालना पड़ता है कि कौन कौन सी संपत्तियां हैं। तो हम निकालते हैं, पहले इस फॉर्मेट को पूरा कर लेते हैं। चल, तो हम देखते हैं क्वेश्चन में पहले यहां पर अपन निकाल लेते हैं कौन कौन। हमने बताया था ना, प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन में कम से कम दो खाते वो दो चीजों को प्रभावित करते हैं। जैसे लिखा रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, तो रोकड़ खाता आएगा एक, है ना, आप लोगों ने हमें बताया भी थे एक करके, थोड़ी सी मिस्टेक है, बाकी सब सही है। तो रोकड़ खाता, और व्यापार प्रारंभ करने के लिए जो हम पैसा व्यापार में लगाते हैं, रोकड़ माल और संपत्ति, वो क्या कहलाती है, पूंजी। तो दूसरी चीज क्या होगी, पूंजी। ये हो गया आपका, एक तो रोकड़ खाता हो गया, दूसरा क्या होगा, पूंजी। देखो पूंजी यहाँ पर लिखी नहीं, ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि हमने व्यापार शुरू किया है पैसा लगाकर, तो वो क्या कहलाता है, पूंजी। ठीक, दूसरा पॉइंट, उधार माल खरीदा। तो हमने बोला था माल खरीदने को और बेचने के लिए, चाहे माल खरीदें या माल बेचें, उसके लिए क्या होता है, स्टॉक आता है, मतलब स्टॉक पर प्रभाव पड़ता है। तो एक खाता क्या आ जाएगा, स्टॉक। और हमने उधार माल खरीदा है, तो जब हम उधार माल खरीदते हैं जिस व्यक्ति से, वो व्यक्ति कहलाता है लेनदार। अब हमें उसको पैसा देना होगा, वो हमसे पैसा लेगा, तो क्या कहलाएगा, लेनदार। ठीक है, और लेनदार क्या होते हैं, दायित्व होते हैं, हमने आपको बताई थी पिछली क्लास में। थर्ड पॉइंट, निजी उपयोग के लिए नगद निकाले। नगद मतलब क्या होता है, रोकड़। तो एक तो अपन को मिल ही गया, नगद मतलब क्या आएगा, रोकड़ आएगा। फिर निजी उपयोग के लिए नगद निकाले, नगद आहरण मतलब व्यापार से व्यापार के स्वामी ने नगद पैसा निकाला अपने निजी प्रयोग के लिए, तो आहरण से पूंजी घट जाती, पूंजी क्या होती है, कम हो जाती है आहरण से। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा पूंजी। एक तो आ गया रोकड़, और दूसरा क्या आएगा, पूंजी। पूंजी पे प्रभाव पड़ता है आहरण से। आहरण से, आहरण, लाभ, हानि, आय, खर्च, इनसे पूंजी प्रभावित होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट लेंगे हम, तो यहां पर देखेंगे मजदूरी चुकाई। मजदूरी चुकाई मतलब हमने पैसा दिया, मजदूरी में क्या देते अपन, पैसा, तो रोकड़ आएगा। एक तो क्या आ जाएगा, रोकड़। और मजदूरी क्या है, आपका खर्च है, तो इससे क्या प्रभावित होगी, पूंजी। अब भी हमने आपको बताया था पूंजी कौन कौन सी चीजों से प्रभावित होती है, आय, लाभ, हानि, खर्च। ठीक है, इनसे प्रभावित होती है। तो यहां पर देखेंगे अपन कि चार अपने पॉइंट है और चार में इतनी संपत्ति और दायित्व हैं। तो रोकड़ क्या कहलाती, संपत्ति। ए मतलब क्या होता है, असेट। पूंजी क्या कहलाता है, दायित्व। एल मतलब क्या होता है, लायबिलिटीज। फिर स्टॉक क्या होता है, संपत्ति, ए लिख दिया अपन ने। लेनदार क्या होता है, दायित्व, एल लिख दिया। रोकड़ लिख चुके हैं, पूंजी लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। यहां भी रोकड़ हो गई और पूंजी, मतलब इतनी है आपके पास, दो संपत्तियां हैं और दो दायित्व हैं। तो यहां पर हम चलेंगे, यहां लिखेंगे विवरण, यहां लिखेंगे रोकड़ प्लस स्टॉक बराबर पूंजी प्लस लेनदार। ये है आपके संपत्ति और दायित्व। ठीक है, अब पहला पॉइंट अपन पढ़ेंगे, यहां पे लिखेंगे व्यापार प्रारंभ किया, व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं ऐसे। अब देखो यहां पर क्या है, ये लिखा व्यापार प्रारंभ किया, कितने से चालू किया, 80,000 से।
तो क्या होगा, व्यापार में रोकड़ आ जाएगी आपके पास 80,000, ये आ गया 80,000। और व्यापार शुरू करने के लिए जो हम पैसा लगाते हैं वो क्या कहलाती है, पूंजी। तो पूंजी में लिख देंगे हम कितना, 80,000। लेनदार क्या है अभी, 0। स्टॉक क्या है आपका, 0, कुछ भी नहीं है, पहला लेन देन है। हमने बताया प्रत्येक लेन देन से 2 खाते प्रभावित होते हैं। तो यहां पर व्यापार प्रारंभ किया तो इससे क्या हुआ, पूंजी, मतलब व्यापार में रोकड़ आ गई और पूंजी आ गई व्यापार में। तो दोनों चीजें, दोनों साइड, संपत्ति और दायित्व दोनों साइड प्रभाव पड़ेगा। अब देखते हैं अपन दूसरा क्या लिखा हुआ है, उधार माल खरीदा। ठीक, कितने का, 20,000 का। तो जब माल खरीदोगे तो स्टॉक क्या होगा, बढ़ेगा, ध्यान रखना। तो यहां पर लिखेंगे हम उधार क्रय। जब माल खरीदोगे तो स्टॉक क्या होगा, बढ़ेगा। तो स्टॉक में हम प्लस कर देंगे कितना, 20,000। व्यापार है, यहां पर 20,000 में प्लस करना है। और जब उधार माल खरीदेंगे तो क्या होगा, स्टॉक बढ़ेगा संपत्ति में। जब जिस व्यक्ति से हमने माल खरीदा उसको पैसा देना है तो लेनदार बढ़ जाएंगे, 20,000 से क्या होंगे, लेनदार में वृद्धि हो जाएगी 20,000 की। तो यहां पर हम इसको क्लोज करेंगे। इसका कितना है टोटल, रोकड़ कितनी हो गई, 80,000। स्टॉक कितना आ गया आपके पास, 20,000। और पूंजी कितनी है, 80,000। लेनदार कितने हैं, 20,000। इसको अपन क्या बोलते हैं, नया समीकरण। नया समीकरण, नया समीकरण, ठीक है। आगे देखेंगे हम थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में निजी प्रयोग के लिए नगद निकाले या नगद आहरण, कितना किया, 5,000। तो इसको हम, आप लोगों ने नगद क्रय लिखा था वो नहीं लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे आहरण या रोकड़ का आहरण, ऐसा लिखेंगे। या निजी प्रयोग हेतु रोकड़ निकाली, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो रोकड़ का आहरण है, नगद निकाले हैं अपन ने पैसा, तो रोकड़ कम हो जाएगी आपकी। 80,000 में से कितना माइनस कर देंगे अपन, 5,000। और रोकड़ आहरण व्यापार के लिए हानि है, उसमें से पूंजी भी माइनस हो जाएगी, पूंजी में से कम कर देंगे हम। आहरण से आपकी पूंजी क्या होती है, घटती है। व्यापार के लिए हानि कहलाती, क्यों, क्योंकि व्यापार से पैसा जा रहा है ना, कोई चीज आ थ्रू ना रही है, मालिक ने निकाल लिया, अब उससे कौन मांगेगा। तो इस वजह से क्या होगा, पूंजी कम हो जाएगी 5,000 से, तो कितनी बचेगी, 75,000। और स्टॉक उतना ही रहेगा 20,000 का। रोकड़ आपकी कितनी हो गई, 75,000, 5,000 कम हो गई। और पूंजी 5,000 कम होगी तो कितनी बचेगी, ये भी 75,000। और लेनदार कितने रहेंगे, 20,000। ये क्या आ गया आपका नया समीकरण। नया समीकरण। अब चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है, मजदूरी चुकाई 2500। तो यहां लिखेंगे मजदूरी दी, ठीक है, मजदूरी दी। तो मजदूरी में क्या देते हैं हम, पैसा देते हैं, तो रोकड़ आपकी कम हो जाएगी 2500। और मजदूरी व्यापार का खर्च है, तो इससे पूंजी भी कम होगी आपकी, कितनी, 2500 रुपए कम हो जाएगी पूंजी। यहां पर 75,000 में से 2500 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72,500। ठीक है, आपके स्टॉक कितना रहेगा, 20,000। यहां पर 75,000 में से अपन ने कितना माइनस किया, 2500, तो कितना आएगा, 72,500। और लेनदार कितना रहेगा, 20,000। ये जो है इसको क्या बोलेंगे अपन, अंतिम समीकरण।
अंतिम समीकरण। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप चेक कर सकते हैं कहाँ के आपने मिस्टेक की हुई थी, है ना। यहाँ लास्ट 2 पॉइंट में उससे यहाँ आपका नरेशन में मिस्टेक है और यहाँ पर ये भी मिस्टेक है, तो आप 2 चीज़ें चेक कर लेंगे। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। क्या है? निम्नलिखित व्यवहारों से लेखांकन समीकरण तैयार कीजिए। अपन को लेखांकन समीकरण बनाना है। क्या क्या है? नकुल ने रोकड़ से व्यापार आरंभ किया, नगद माल खरीदा, रमन से उधार माल खरीदा। ठीक है, तो यहां पर पहला पॉइंट अपन लिखेंगे, नकुल ने व्यापार आरंभ किया। तो कभी भी व्यापारी का नाम पुस्तक में नहीं लिखते हैं। तो यहां पर आ जाएगा आपका, एक तो रोकड़ आएगा, पैसा लगाए ना, तो रोकड़, और व्यापार शुरू करने के लिए जो पैसा लगाए उसको हम क्या बोलते हैं? पूंजी। ठीक। दूसरा पॉइंट, नगद माल खरीदा। नगद माल खरीदोगे या माल बेचोगे तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? स्टॉक। और नगद मतलब क्या कहलाता है? रोकड़। जब भी नगद की बात होती है तो वो क्या आता है? रोकड़। ठीक। माल खरीदने या माल बेचने को क्या लिखते हैं हम? स्टॉक। और नगद खरीदा तो क्या आ जाएगा? रोकड़ और स्टॉक, 2 चीजें हो गई। तीसरा पॉइंट, रमन से उधार माल खरीदा। तो देखो, माल खरीदना या बेचना क्या कहलाता है? स्टॉक। तो यहां पर क्या आ जाएगा? स्टॉक। अब किसी व्यक्ति से हम उधार माल खरीद रहे हैं तो आज नहीं तो कल हमें रमन को पैसा देना होगा। तो जिस व्यक्ति को हमें पैसा देना होता है वो कहलाता है देनदार। क्या है? सॉरी, खरीदा है ना, जिस व्यक्ति को पैसा देना है वो क्या कहलाता है? लेनदार। अपन ने माल खरीदा है तो पैसा देना पड़ेगा, तो जिस व्यक्ति को पैसा हमें देना है वो क्या कहलाएगा? लेनदार कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? स्टॉक और लेनदार, 2 चीजें आ गई हैं। अब रोकड़ क्या होती है आपकी? संपत्ति, असेट है। पूंजी क्या होती है? दायित्व, एल लिख देंगे। स्टॉक भी क्या होती है? संपत्ति, असेट। रोकड़ हम लिख चुके हैं। तो यहाँ पर लेनदार क्या होता है? दायित्व, एल, है ना। एल मतलब लायबिलिटीज, ए मतलब असेट्स। यहाँ पर हम बना लेते हैं लेखांकन समीकरण का प्रारूप। लेखांकन समीकरण। संपत्तियां बराबर पूंजी प्लस दायित्व। संपत्तियां बराबर क्या होगा? पूंजी प्लस दायित्व। यहां पर क्या लिख देंगे अपन? विवरण। यहां पर संपत्तियों में लिखेंगे क्या क्या संपत्ति आपके पास? रोकड़ है प्लस स्टॉक, 2 संपत्ति हैं, 2 दायित्व हैं, बराबर पूंजी और लेनदार। तो प्लस कर देंगे पूंजी प्लस लेनदार। चलो अब हम देखते हैं पहला पॉइंट, नकुल ने रोकड़ से व्यापार आरंभ किया। कितना? 90,000 रुपए। तो यहां पर लिखेंगे पहला पॉइंट, व्यापार प्रारंभ किया, व्यापार प्रारंभ किया। तो लेखांकन समीकरण में आपको बताया था कि कम से कम 2 खातों को प्रभावित करते हैं। तो व्यापार शुरू किया मतलब व्यापार में रोकड़ आ गई आपकी कितनी? 90,000। और व्यापार शुरू करने के लिए जो पैसा हम लगाते हैं वो क्या कहलाती है? पूंजी। तो पूंजी में लिख देंगे 90,000। संपत्ति साइड रोकड़ आ जाएगी आपकी 90,000 और दायित्व साइड पूंजी आ जाएगी। तो स्टॉक क्या है आपका? 0। लेनदार क्या है आपके? 0। दूसरा पॉइंट, नगद माल खरीदा। कितने का? 30,000 का। भाई नगद माल खरीदोगे तो यहां तो पहले अपन लिख दें नगद क्रय,
ठीक है, नगद क्रय। नगद माल खरीदोगे तो क्या होगा, आपका पैसा जो होगा वो कम हो जाएगी, मतलब रोकड़ घटेगी। रोकड़ में से अपन माइनस कर देंगे कितना, 30,000। और माल अपन ने क्या किया, नगद खरीदा है तो रोकड़ कम हो जाएगी और व्यापार में स्टॉक आ जाएगा, मतलब स्टॉक में प्लस हो जाएगा कितना, 30,000। एक चीज चली गई है, दूसरी चीज आ गई, मतलब पैसा चला गया और माल आ गया, तो स्टॉक बढ़ेगा और रोकड़ घटेगी। इसको अपन बंद कर देंगे। यहां पर कितना बचेगा, 90 में से 30 गया तो कितना बचेगा, 60। और स्टॉक जीरो था, कितना हो जाएगा, 30,000। यहां पर पूंजी कितनी है, 90,000। लेनदार क्या है, जीरो। ये क्या कहलाना आपका, नया समीकरण। नया समीकरण। ठीक। अब देखते हैं हम अगला पॉइंट। रमन से उधार माल खरीदा, कितना, 15,000। तो यहां पर लिख देंगे हम थर्ड पॉइंट, उधार क्रय। अब उधार क्रय किया है तो ये तो आपका निश्चित हो गया कि रोकड़ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पैसा तो दिया ही नहीं है अपन ने। ठीक, माल आ रहा है तो स्टॉक में हम प्लस कर देंगे, खरीदा है तो माल आ रहा है, स्टॉक बढ़ जाएगा आपका कितना, 15,000। और उधार खरीदा है तो आज नहीं तो कल हमें पैसा देना होगा, जिस व्यक्ति को पैसा देना है वो लेनदार कहलाता है, इसलिए लेनदार में हम प्लस कर देंगे कितना, 15,000। अब हमें कितना पैसा देना है लेनदारों का, 15,000 रुपये। ये हो गए। यहां पर रोकड़ कितनी है आपकी, 60,000। स्टॉक कितना आ जाएगा आपका, 45,000। पूंजी कितनी है, 90,000। और लेनदार कितने हैं, 15,000। ये क्या बना आपका अंतिम समीकरण। अंतिम समीकरण। ठीक है, यहां से यहां तक इसको क्लोज कर देंगे। यदि समझ में ना आए क्वेश्चन तो पूछ लेना। इन क्वेश्चनों को भी आप बार बार देखेंगे, जो क्वेश्चन आपको समझाया गया है आप पीडीएफ में उसको देखेंगे कि कैसे किया है क्वेश्चन। ठीक है, इस चीज के लिए क्या लिखा गया है, कैसे प्रभाव पड़ा है। और नहीं आता है तो आप हमसे दोबारा भी पूछ सकते हैं कॉल करके। अब देखेंगे अपन अगला क्वेश्चन, ये है आपका सेकंड एग्जाम्पल का सेकंड, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें व्यवहार भी ज्यादा है। तो यहां पर हम देख लेते हैं, निम्नांकित निम्न व्यवहारों से लेखांकन समीकरण बनाइए। रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, तो यहां पर अपन देख लेते हैं कौन कौन सी संपत्ति व दायित्व हैं। तो व्यापार शुरू करने में क्या क्या आएगा, रोकड़ और पूंजी, इतना तो आपको पता चल गया है। ठीक, दूसरा उधार माल क्रय किया। उधार माल खरीदोगे तो क्या आएगा, माल खरीदने या बेचने को अपन क्या बोलते हैं, स्टॉक। तो यहां पर क्या आ जाएगा, स्टॉक। उधार खरीदा है तो जिस व्यक्ति से हमने उधार माल खरीदा है वो क्या कहलाता है, लेनदार। जिसको हमें पैसा देना है वो लेनदार है। दूसरा क्या आएगा, लेनदार। तीसरा पॉइंट देखेंगे, फर्नीचर क्रय किया। तो देखो व्यापार में जब माल खरीदते या बेचते हैं तो उसको तो हम लिखते हैं क्या, स्टॉक। लेकिन जब कोई संपत्ति खरीदी जाए या संपत्ति बेची जाए तो संपत्ति का नाम लिखेंगे। तो यहां पर हमने क्या खरीदा है, फर्नीचर, तो हम लिखेंगे फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर। और कुछ नहीं लिखा है कि किससे खरीदा, तो जब किसी व्यक्ति का नाम ना दिया हो और नगद शब्द भी ना हो तो लेन देन नगद ही कहलाता है ना। यहां पर क्या आएगा, रोकड़। फर्नीचर खरीदा होगा तो क्या, पैसा दिया होगा हमने, तो रोकड़। फिर फोर्थ पॉइंट, नगद माल क्रय किया। नगद माल खरीदा तो माल खरीदने या बेचने को क्या बोलेंगे हम, स्टॉक। नगद खरीदा है तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा अपने पास, रोकड़। ये आ गया। फिर पांचवा पॉइंट, उधार माल बेचा। तो माल बेचने या खरीदने को हम क्या लिखते हैं, स्टॉक। तो आएगा यहां पर स्टॉक।
उधार बेचा है तो जिस व्यक्ति को हमने माल बेचा है उससे पैसा लेना है वो देनदार कहलाना। तो क्या आ जाएगा? देनदार। छठवां पॉइंट, लेनदारों को भुगतान किया। लेनदार तो यहाँ पर आएगा रोकड़। लेनदारों को भुगतान में क्या देते हैं अपन? पैसा देते हैं, तो रोकड़ आएगा। और लेनदार, किसको दिया अपन ने पैसा? लेनदारों को। तो लेनदार और भुगतान किया मतलब रोकड़ दी अपन ने। स्वामी द्वारा निजी प्रयोग के लिए निकाले, मतलब क्या है? आहरण। अब कुछ नहीं लिखा, क्या निकाले? तो रोकड़ है। क्या निकाला अपन ने? नगद निकाला है पैसा, तो रोकड़ आएगा। और पूंजी आएगी, क्योंकि आहरण व्यापार के लिए हानि है, व्यापार से पूंजी घट जाएगी। हानि से पूंजी क्या होती? कम हो जाती है। चलें, तो ये हमने आपको बता दी, संपत्ति और दायित्व निकाल लिए। रोकड़ क्या होती है? संपत्ति। पूंजी क्या होता है? दायित्व। रोकड़ स्टॉक क्या होता है? संपत्ति। लेनदार क्या होते हैं? दायित्व। फर्नीचर क्या होती है? संपत्ति। रोकड़ अपन लिख चुके हैं। स्टॉक भी हो गया, रोकड़ भी हो गया। फिर यहाँ पर स्टॉक हो गया। देनदार, देनदार क्या होती है? संपत्ति होती है। रोकड़ हो गया है, लेनदार भी हो गया है, रोकड़ और पूंजी सब हो गए। मतलब हमारे पास कितनी संपत्ति? 1 2 3 4। दायित्व कितने हैं? 1 2। यहाँ पर हम बना लेंगे प्रारूप। लेखांकन समीकरण। ठीक, इसके 2 भाग करेंगे। क्या लिखेंगे अपन? संपत्तियां बराबर संपत्तियां बराबर क्या होगा? पूंजी प्लस दायित्व। यहां पर संपत्तियां लिख देंगे हम सबसे पहले। संपत्तियां क्या है? रोकड़, स्टॉक। रोकड़ लिखेंगे प्लस स्टॉक प्लस क्या है? रोकड़ हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर, देनदार। फर्नीचर प्लस देनदार बराबर पूंजी आ जाएगी और लेनदार। ये 2 दायित्व हैं आपके पास। ठीक है, यहां पर अपन देखेंगे, ये लिख देंगे विवरण। ठीक है, यहां पर नंबर 1, व्यापार प्रारंभ किया। व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, कितने से व्यापार प्रारंभ किया? लिखा है रोकड़ से। रोकड़ द्वारा व्यापार प्रारंभ किया 30,000। तो क्या होगा? यहाँ रोकड़ में कितना पैसा आ जाएगा? 30,000 रुपये। और व्यापार शुरू करने के लिए जो पैसा लगाते हैं वो क्या कहलाती? पूंजी। तो पूंजी में कितना आ जाएगा? 30,000 रुपये। ठीक है, स्टॉक क्या है आपका? 0। फर्नीचर क्या है आपका? 0। देनदार क्या है आपका? 0। और लेनदार यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? उधार माल क्रय किया 10,000 रुपये। उधार क्रय, यहां पर नए विवरण में क्या लिख देंगे अपन? उधार क्रय। या फिर इसको व्यवहार भी लिख सकते हैं, लेन देन भी लिख सकते हैं विवरण की जगह। तो उधार क्रय कितने का है? 10,000 रुपये। तो जब हम उधार माल खरीदेंगे तो रोकड़ पे कोई प्रभाव नहीं होगा। स्टॉक आपका बढ़ जाएगा क्योंकि माल आ रहा है, तो स्टॉक में प्लस हो जाएगा कितना? 10,000। उधार खरीदा है तो जिन व्यक्तियों से हमने उधार माल खरीदा है वो लेनदार कहलाते हैं, तो लेनदार में प्लस हो जाएगा आपका कितना? 10,000।
यहाँ पर अपन इनको क्या करेंगे, लेखांकन समीकरण प्लस माइनस। तो यहाँ पर रोकड़ कितना आएगा 30,000 रुपये, स्टॉक कितना आएगा 10,000 रुपये, फर्नीचर क्या आएगा 0, देनदार कितने आएंगे 0, पूंजी कितनी है आपकी 30,000 और लेनदार कितने हैं 10,000। ठीक है, ये नया समीकरण। चलो नया समीकरण आ गया। अब अपन कौन सा पॉइंट देखेंगे, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि उधार फर्नीचर क्रय किया, अब कुछ नहीं लिखा तो नगद ही है, नगद खरीद अपन ने कितना 5,000, जब किसी व्यक्ति का नाम ना दिया हो, ठीक है, तो लेन देन हम क्या मानेंगे नगद। तो फर्नीचर कैसा क्रय किया अपन ने, नगद है कितना 5,000। तो यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे नगद फर्नीचर खरीदा, ठीक, नगद फर्नीचर खरीदा 5,000 का, तो रोकड़ आपकी कम हो जाएगी, पैसा कम होगा आपका क्योंकि नगद खरीदा है। और फर्नीचर संपत्ति है तो फर्नीचर में हम प्लस कर देंगे यहाँ पर 5,000। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या देख लेंगे, नया समीकरण आपका। तो 30,000 में से 5,000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 25,000, स्टॉक कितना है 10,000, फर्नीचर कितना है 5,000, देनदार कितना है 0, पूंजी कितनी है 30,000 और लेनदार कितना है 10,000। ठीक है, ये क्या है आपका नया समीकरण। हर लेन देन के बाद आपका नया समीकरण निकलता है। अगला देखेंगे हम, चौथा पॉइंट, नगद माल क्रय किया, नगद माल खरीदा, तो यहां लिख देंगे चौथा पॉइंट नगद क्रय। कितने का नगद माल खरीदा है वो भी देख लेते अपन। नगद माल क्रय किया है अपन ने 20,000 का, तो क्या होगा आपकी रोकड़ कम हो जाएगी 20,000 से, नगद खरीदोगे तो पैसा जाएगा, पैसा कितना कम होगा रोकड़ 20,000, माल खरीदोगे तो स्टॉक बढ़ेगा, अपना स्टॉक प्लस हो जाएगा कितना 20,000 बढ़ जाएगा। यहाँ पर रोकड़ कितनी आ गई 5,000 बची, 25 में से 20 माइनस कर दिए। यहाँ पर स्टॉक में 10 में 20,000 जोड़ दिया तो कितना आ गया 30,000 स्टॉक। फर्नीचर कितना है 5,000, देनदार कितना है 0, पूंजी कितनी है 30,000 और लेनदार कितना है 10,000। नया समीकरण। क्या आ गया आपका नया समीकरण। 4 पॉइंट हो गए हैं। अब नीचे साइड जगह नहीं बची है, यहाँ पर कम होगी, इस साइड आपको कॉर्नर में दिखेगा नहीं फोटो की वजह से, है ना, मेरी वीडियो आ रही है उसकी वजह से दिखेगा नहीं। तो हम नेक्स्ट उसमें ले लेते हैं पेज में, यहाँ पर अपन इसको लिख लेते हैं। जो चौथा वाला पॉइंट है वो हमें यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कितना है 5, 5, 30, 5 और 0, 5,000, 30,000, फिर 5,000, फिर 0। ठीक है, रोकड़ है, स्टॉक है, फर्नीचर है और ये देनदार है, बराबर पूंजी कितनी है आपकी 30,000 और 10,000, 30,000 पूंजी है और 10,000 आपके लेनदार है। ये है आपका, ठीक है, ये आपका नया समीकरण है चौथा।
नया समीकरण। ठीक है, यहाँ पर अपन लिखेंगे पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या कहता है देखेंगे आप, उधार माल बेचा, कितना लागत कितनी है 12,000, बेचा कितने में 15,000। तो ध्यान से समझना इस पॉइंट को, उधार माल बेचा, लागत 12,000, बेचा कितने में 15,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले तो उधार विक्रय, उधार विक्रय। ठीक है, तो जब हम माल बेचेंगे तो स्टॉक घटेगा, और स्टॉक में से हम लागत घटाते हैं तो कितना घटा देंगे 12,000। उधार बेचा, तो जिन व्यक्तियों को हमने उधार माल बेचा उनसे पैसा लेना है, कितने का बेचा अपन उधार, उसको 15,000। तो देनदारों में प्लस कर देंगे, जिनसे पैसा लेना होता है वो देनदार कहलाते हैं, तो देनदार में प्लस कितना होगा 15,000। अब समझने वाली चीज़ ये है कि आपने 12,000 की चीज़ 15,000 में बेच दी, तो 3,000 रुपये का क्या हो गया, लाभ है ना, ज़्यादा में बेचा, लाभ हुआ है। तो लाभ से पूंजी बढ़ जाएगी, हम पूंजी में प्लस कर देंगे कितना, 3,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर तीन चीज़ें प्रभावित हुई हैं, इस लेन देन से तीन पक्षों पर प्रभाव पड़ा हुआ है। रोकड़ आपकी 5,000, स्टॉक 12,000 हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18,000 बचेगा। फर्नीचर आपका 5,000 है, देनदार पहले 0 थे, अब कितने हो जाएंगे 15,000, और पूंजी कितनी हो जाएगी 33,000, लाभ जुड़ जाएगा उसमें। लेनदार कितने हैं आपके 10,000। ये आपका नया समीकरण आ गया। फिर देखेंगे अगला क्या है, पॉइंट नंबर 6वां, लेनदारों को भुगतान। अपन ने लेनदारों को भुगतान किया, मतलब पैसा दिया, कितना 4,000। तो यहां पर लिखेंगे अपन 6वां पॉइंट, लेनदारों को दिया, लेनदारों को भुगतान 4,000 रुपये दिए। जब हमने उनको पैसा दिया तो हमारे पास से रोकड़ जाएगी, तो रोकड़ घट जाएगी कितनी 5,000, और लेनदार दायित्व हैं, उनको हमने भुगतान किया तो आपकी दायित्व भी कम हो जाएंगे 4,000। पैसा दे दिया ना, तो आपकी रोकड़ घटेगी और लेनदार घट जाएंगे। रोकड़ कितनी बची 1,000, स्टॉक कितना है 18,000, फर्नीचर कितना है 5,000, लेनदार कितना है 15,000, और यहाँ पर बराबर पूंजी कितनी है आपकी 33,000। लेनदार कितने थे 10,000 के थे, उसमें से 4,000 हमने दे दिए, तो अब लेनदार मतलब दायित्व कितने बचे आपके 6,000, लेनदार 6,000 के बचे। ये आपका नया समीकरण। अब आपका आखिरी पॉइंट है 7वां, क्या है इसमें, स्वामी द्वारा निजी प्रयोग के लिए निकाले आहरण है, कितना 500। तो यहां पर लिखेंगे अपन नगद आहरण, नगद आहरण कितना आहरण कर लिए अपन ने 500 रुपये। तो आपकी रोकड़ कम हो जाएगी, क्योंकि अपन ने पैसा निकाला है व्यापार से, तो रोकड़ घटेगी, और आहरण व्यापार के लिए हानि है, तो पूंजी भी क्या हो जाएगी आपकी घट जाएगी, है ना। आहरण से पूंजी प्रभावित होती, कम हो जाती है। तो यहाँ पर रोकड़ कितनी बची 500, आपका स्टॉक कितना बचा 18,000, यहाँ पर देनदार 5,000, फर्नीचर 15,000, पूंजी कितनी आ जाएगी आपकी 32,500, 500 घट जाएंगे, लेनदार कितने हैं आपके 6,000। ये आ गया आपका अंतिम समीकरण। अंतिम समीकरण। चलिए, तो अब देखें, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप कॉल करके पूछेंगे हमें। यहाँ पर देखेंगे एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क में आपका क्वेश्चन, आपको आज ही ये होमवर्क हमें करके बताना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क है, 2 क्वेश्चन हो गए आपके लिए आज होमवर्क। बाकी हम कल देखेंगे क्लास, ठीक। थैंक यू।